हेलो गाइज, मैं रितेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। आज हम लोग जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो है चार्टर एक्ट 1813। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात को जानना चाहेंगे कि ये एक्ट क्या है, कितने समय के लिए है और हम लोग बीएड में इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये चार्टर एक्ट थी वो ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो हर 20 साल में रिफॉर्म होती थी। जैसे आज की सिनेरियो में अगर देखा जाए तो भारत में इलेक्शन है वो हर 5 साल के बाद होती है, जनगणना है वो हर 10 साल के बाद में होती है। तो उसी तरह से जो ये चार्टर एक्ट होती थी वो हर 20 साल में रिफॉर्म होती थी। और हम लोग को बीएड में इसीलिए पढ़ना पड़ रहा क्योंकि मुग़ल शासन के बाद से और अंग्रेज आने के बाद से ऐसा कोई भी एजुकेशन के लाइन में ऐसा कोई भी आउटलाइन नहीं बना था जिसके आधार पे छात्रों को शिक्षा दी जाए। ये पहला ऐसा आउटलाइन दिया गया इस अधिनियम में जिसमें शिक्षा की बात की गई हो और शिक्षा के बारे में सोचा गया हो कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस एक्ट में क्या कहा गया है। इंग्लैंड में भी यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत में शिक्षा की स्थिति गिर रही है और कंपनी को इसके पुनरुत्थान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुनरो, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वेनेजली के साथ इंग्लैंड के पादरियों और जनता भी इस पक्ष में थी कि कंपनी भारत में शिक्षा के लिए कार्य करे। ऐसा ईसाई धर्म के अनुसार भी उचित है। इसी समय लॉर्ड मिंटो का लेखपत्र पहुंचा और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो निर्णय लिया गया उसके कारण चार्टर एक्ट 1813 की 43वां धारा में निम्नलिखित शब्द आए। सब परिषद गवर्नर जनरल के लिए यह न्यायसंगत होगा कि अपने राज्य सीमा में प्राप्त हुए कर तथा लाभ के लिए जो रुपया राज्य प्रबंध में व्यय से बचे उसमें से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और सुमंत्रित के लिए भारतीय विद्वान के प्रोत्साहनार्थ एवं भारत के ब्रिटिश राज्य सीमा अंतर्गत निवासियों में विज्ञान का ज्ञान प्रसारित और सुमंत्रित करने के लिए व्यय करे। इस निर्णय को भारतीय शिक्षा की प्रथम आधारशिला कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय शिक्षा में इससे पहले कोई ठोस अधिनियम नहीं आई थी। ये पहला था जो शिक्षा से रिलेटेड था, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का प्रथम आधारशिला भी कहा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा का दायित्व कंपनी को दे दिया गया तथा दोनों को संतुष्ट करते हुए अग्रलिखित व्यवस्थाएं हुई। फर्स्ट था ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। सेकेंड है शिक्षा कंपनियों का अनिवार्य कर्तव्य घोषित हुआ। थर्ड है भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 10,000 पाउंड अर्थात 1 लाख रुपया कंपनी के राजस्व से खर्च करने की सुनिश्चित हुई। यह धन साहित्य के पुनरुत्थान, विज्ञानों के ज्ञान का प्रचार और विकास और विद्वानों पर खर्च की जानी थी। 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक वस्तुतः भारतीय शिक्षा के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। अद्यपि विज्ञानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास के लिए राशि खर्च होना निर्देशित था, तथापि इस आज्ञा पत्र के कुछ प्रश्न को खड़ा कर दिया। यानी उस टाइम में विज्ञान के लिए खर्च करना निर्देशित था लेकिन फिर भी खर्च नहीं हुआ पैसा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ ये 10 साल। इसमें कुछ शब्दों को स्पष्ट नहीं किया गया जिसके वजह से कई क्वेश्चन राइज हुआ जो इस प्रकार है। साहित्य के पुनरुत्थान में कौन सा साहित्य, भारतीय अथवा यूरोपीय? दूसरा क्वेश्चन जो राइज हुआ वो है विज्ञानों के ज्ञान का प्रचार और विकास भाषा के माध्यम से हो, भारतीय या अंग्रेजी? विद्वान कैसे हो, भारतीय या पश्चिमी? फर्स्ट ग्रुप है प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्टिस्ट। प्राच्यवादी भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के साहित्य का पुनरुत्थान और इन्हीं को माध्यम मानने के पक्ष में थी। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानों की शिक्षा का माध्यम भी यही भाषाएं होनी चाहिए। हेस्टिंग, मिंटो इत्यादि इसके समर्थक थे। उस टाइम पे कुछ अंग्रेज थे जो ये सोचते थे कि अगर भारतीय भी वही शिक्षा प्राप्त करेंगे जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वही साहित्य पढ़ेंगे, वही विज्ञान पढ़ेंगे, तो वो भी हमारी तरह सोचने लगेंगे और जब हमारी तरह सोचने लगेंगे तो वो हमारे साम्राज्य का विरोध करेंगे, वे कंपनी शासक का विरोध करेंगे। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि भारतीय को भारतीय शिक्षा ही दी जाए और इसे दबा के रखा जाए। पश्चातवादी, एंग्लिसिस्टिस्ट पश्चातवादी मानते थे कि अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा तथा धर्म प्रचार कर कंपनी के लिए नौकर तैयार किए जाएं। चार्ल्स ग्रांट, विल्स, पादरीगण इत्यादि इसके समर्थक थे। अन्य कुछ अंग्रेज ये भी थे जो मानते थे कि
हम भारतीयों को अपनी पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान पढ़ा के उसको इस लेवल का बना दे कि वो हमारे जो कार्य है मतलब क्लर्क के तौर पे या नौकर के तौर पे करे और वो हमारे बातों को समझे। इसकी वजह से वो उसको पाश्चात्य ज्ञान भी देना चाहते थे। इस नोट्स में एक महापुरुष का नाम छूट गया, अगर आप चाहें तो उनको ऐड कर सकते, जो थे राजा राम मोहन राय। वो पश्चिमी वैज्ञानिक एवं बुद्धिवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे और वो पाश्चात्य ज्ञान का समर्थक भी थे। बाद में वो लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति का भी समर्थन किए थे। और तीसरा जो दल है वो है देसी भाषा भाषी, इंडिजिनस लिंग्विस्टिस्ट। इस दल के समर्थक देसी या क्षेत्रीय भाषाओं और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को माध्यम और विषय बनाना चाहते थे। मुनरो और एल्फिंस्टन इस विचारधारा के समर्थक थे। यानी कुछ महापुरुष ऐसे भी थे जो हमारे भारत के क्षेत्रीय भाषाओं से शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो पश्चिमी ज्ञान को अपने क्षेत्रीय भाषा में ही ग्रहण करें। इस पूरे विवाद को ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी के नाम से भी जाना जाता था। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।